एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात पराली पैसों वाली, जिस पराली को किसान जला देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, इतनी राजनीति होती है। अब इन सबका मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा तोड़ निकाला है कि किसान को न सिर्फ पराली से निजात मिलेगी, बल्कि पराली के बदले पैसे भी मिलेंगे। यूपी सरकार ने पराली के अवशेषों के बाकायदा एक रेट जारी किए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने में यह बड़ा प्रयास है, बल्कि यह प्रयास इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान यानी इलाज भी है, क्योंकि जो पहल उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है वो अभी तक दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिली। क्योंकि बिहार में पराली जलाने पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की सजा है, लेकिन यूपी सरकार किसानों को सजा नहीं बल्कि पराली के बदले पैसे दे रही है। खेतों में जलने वाली पराली आसमान में छाने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसको लेकर लंबी बहस होती रही, लेकिन पराली को लेकर किसानों की अपनी मजबूरी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खेतों में जलने वाली पराली का ऐसा तोड़ निकाला है कि किसान पराली जलाना तो दूर, पराली जलाने की बात करेंगे भी नहीं। क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने किसानों को पराली अवशेषों के बदले पैसे देने का ऐलान किया है। मतलब किसानों को अब पराली जलानी नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा सरकार उसे पराली के अवशेषों के लिए पैसे देगी। इससे किसानों को आर्थिक फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही पराली जलाने की समस्या से भी निजात मिल जाएगी और पर्यावरण साफ होगा वो अलग। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय में बढ़ोतरी और लागत में कमी लाने के निर्देश कृषि विभाग को दिए थे। अब सीएम योगी की पहल पर बहराइच के रिसिया में कृषि अपशिष्टों से बायोकोल उत्पादन इकाई की स्थापना की गई, जिसमें हजारों किसानों से कृषि अपशिष्टों, धान का पुआल, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती और दूसरी फसलों के अवशेष 1500 से लेकर 2000 प्रति टन के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। वहीं एग्रो वेस्ट से निर्मित फ्यूल ब्रिकेट पैलेट का संयंत्र में भी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब तक किसानों से उनके फसल अवशेष पराली, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती के करीब 10,000 क्विंटल की खरीद भी की जा चुकी है। इसके अलावा एनटीपीसी ऊंचाहार की ओर से फर्म को 1000 टन प्रतिदिन पैलेट आपूर्ति का आदेश मिल चुका है। इस प्लांट के लगने से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। साथ ही किसानों को पराली और कृषि फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय भी हो रही है। अब इसी तरह का संयंत्र शाहजहांपुर, पीलीभीत, फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर में खोलने की तैयारी की जा रही है। ये किसानों की आय दोगुनी करने का बड़ा प्रयास है और पराली की समस्या का सबसे बड़ा इलाज है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला है। इससे जहां किसानों की आय दुगनी होगी तो वहीं पराली जलाए जाने की समस्या से भी निजात मिलेगी। दरअसल अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ऐसा संयंत्र लगाया जा रहा है जहां पर ये जो कृषि उत्पादों से निकलने वाले अवशेष हैं उनका इस्तेमाल करके बायोकोल बनाया जाएगा और ये एक अपने आप में अनूठा प्रयोग है। इसके लिए अब सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि अगर कोई किसानों से पराली खरीदता है या फिर जो मसूर की दाल का भूसा होता है वो खरीदता है, उसके रेट भी तय कर दिए हैं और 1.5 से 2 रुपए प्रति किलो इनका रेट रखा गया। चाहे गन्ने की पत्ती हो, चाहे वो पराली हो, चाहे वो धान की भूसी हो, इन सारे अवशेषों का भी रेट अब तय किया गया है। और इससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा। एक तरफ उनकी आय बढ़ेगी तो दूसरी तरफ जो पराली जलाने से पर्यावरण को खतरा होता था उससे भी अब राहत मिलेगी। क्योंकि जो पहल उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है वो अभी तक दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिली। क्योंकि बिहार में पराली जलाने पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की सजा है, लेकिन यूपी सरकार किसानों को सजा नहीं बल्कि पराली के बदले पैसे दे रही है। योगी सरकार ने पराली के अवशेष खरीदने के लिए जो रेट रखे हैं जरा उन्हें भी समझ लीजिए। गन्ने की पत्ती की बेल 1.5 रुपए प्रति किलो खरीदी जाएगी। सरसों की डंठल 2 रुपए प्रति किलो खरीदी जाएगी। मक्के की डंठल 1.5 रुपए प्रति किलो खरीदी जाएगी। पराली की बेल 1.5 रुपए प्रति किलो खरीदी जाएगी। गेहूं का निष्प्रयोज्य अवशेष 1.5 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा।
जबकि मसूर भूसा भी 2 रुपए प्रति किलो सरकार खरीदेगी। मतलब पराली बेचते वक्त किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए रेट तय कर दिए गए। गौरतलब है कि योगी सरकार हमेशा से किसानों के हित में काम करती रही है। जब पराली जलाने पर दूसरे राज्यों में किसानों पर सख्ती से पेश आया जा रहा, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी कि पराली जलाने को लेकर किसानों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि फसल अवशेष जलाने से प्रकृति और मानव दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें इससे निकलती हैं, जो आसमान पर धुंध बनकर छा जाती हैं, जिससे फेफड़े की समस्या, सांस लेने में तकलीफ और कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। वहीं उत्तर भारत में पराली जलाने से करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। ये नुकसान वायु प्रदूषण तो फैलाता ही, साथ ही बीमारियों की वजह से आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये राशि केंद्र सरकार के बजट में स्वास्थ्य के लिए दी जाने वाली रकम से करीब 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब प्रदेश से एक नई शुरुआत हो चुकी है, जिसे आने वाले समय में दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम, यानी अब फसल के अवशेषों के भी उत्तर प्रदेश में किसानों को दाम मिलेंगे। बात अब जेपी नड्डा के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज लखनऊ दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और सभी को 2022 चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इस दौरान जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। तो क्या कुछ रहा उनके इस दौरे में खास, आप भी देखिए बात मुद्दे की। लखनऊ में आज जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था, जब जेपी नड्डा ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। जेपी नड्डा कल शाम को लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट से सीधे वो भाजपा कार्यालय गए। यहां पर सबसे पहले उन्होंने योगी सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे यूपी के विकास को लेकर संवाद किया। इसके बाद आज सुबह से ही जेपी नड्डा के तमाम कार्यक्रम पहले से तय थे, जहां जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात की और समझने की कोशिश की कि विधानसभा 2022 के लिए सूबे में तैयारी कैसी चल रही है। दरअसल अगले साल यानी कि 2022 में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनके इस दौरे के बाद भाजपा एक्शन मोड में आ चुकी है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि जेपी नड्डा ने लखनऊ में किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की। जेपी नड्डा ने सबसे पहले आज बूथ सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बूथ अध्यक्षों को मंत्र दिया। अवध और कानपुर के पदाधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, जहां पर पदाधिकारियों को उन्होंने ढंग से काम करने की नसीहत दी। इसके बाद उन्होंने भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने इन्हें बयान और कमेंट पर ध्यान देने की नसीहत दी। जेपी नड्डा ने लखनऊ में सोशल मीडिया वॉलंटियर से भी मुलाकात की और इन्हें योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की टिप्स दी। इसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां पर जेपी नड्डा ने पार्टी को संगठित करने का मंत्र दिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है और पीएम मोदी की अगुवाई में यूपी के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर आना उनके लिए गर्व और आस्था की बात है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रेजोल्यूशन प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ
कोई कीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है। यूपी में सरकार और संगठन दोनों ही शानदार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी की जनता का भरोसा भाजपा को लेकर बढ़ा है। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के दीपावली और छठ तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति खिलाने का काम किया, ताकि उनको अनाज की कोई कमी ना हो। और हमारे योगी जी ये पीछे थोड़ी ना रहते, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की तरफ से हम भी देंगे, और यहां भी हर तरीके से उसकी मदद की गई। वो हमारे को देखने को। वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले सीएम योगी ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की वजह से यूपी सरकार और संगठन दोनों ही मजबूत हालत में हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। मैंने इस बात को देखा है कि 15 मार्च से हम लोगों ने कोविड प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया था, और कोई सप्ताह ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से संवाद न बनाया हो। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, इस मंत्र को देकर के हर स्तर पर राज्यों के साथ संवाद बनाना, उन्हें सहयोग करना, हर एक स्तर पर एक नया संबल देना, प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, यह कार्य हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनकी सरकार सड़क पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही थी, उस दौरान विपक्षी नेता क्वारंटीन थे, जो सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। यानी कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आया था। आज 22 जनवरी है, यानी लगभग 10.5 महीने बीत चुके हैं। बहुत सारे दलों के नेता तो ऐसे हैं कि जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन पर ट्वीट आते हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा भी पूरा हुआ, जहां पर उन्होंने दिन भर कार्यक्रमों में शिरकत की और सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आने वाले वक्त में सभी को मिशन 2022 के लिए तैयार रहना है, ताकि 2022 विधानसभा चुनाव में भी 2017 का इतिहास दोहराया जा सके। इसी वजह से उन्होंने कई जगहों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और यहां पर वो उन्हें जीत की टिप्स और जरूरी नसीहत देना नहीं भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 की, जी हां, कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान 16 जनवरी को हो गया था, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण का दूसरा दौर आज था, जहां पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर्स से संवाद किया। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत 16 जनवरी को हो गई थी, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पहला चरण शुरू हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को दूसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया, तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र के हेल्थ वर्कर्स के साथ संवाद भी किया और वैक्सीनेशन को लेकर उनके अनुभव पूछे। साथ ही वैज्ञानिकों को एक बार फिर से पीएम ने धन्यवाद कहा। साथियों, साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही
शुभता सिद्ध में सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें पहले चरण में बचे हुए हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तत्पर नजर आए। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही पूरी वैक्सीन प्रणाली को करीब से देखा। पीएम मोदी के संसदीय इलाके में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जब कबीरा चौरा वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम हुआ। वाराणसी में कुल 15 कोरोना सेंटर्स बनाए गए, जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रयागराज में भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के टीके की पहली डोज दी गई। वैक्सीनेशन के लिए कुल 23 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। 12 शहर में और 11 ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, जहां करीब 5000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। ताजनगरी आगरा में भी पहले चरण के दूसरे दिन 26 कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जिसके 38 बूथों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। 16 जनवरी को पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स रह गए थे उनको आज वैक्सीन लगाई गई। वहीं बरेली में भी आज 4900 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल समेत 25 कोरोना सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन का काम हुआ। वहीं जौनपुर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण का दूसरा दिन था, जिस दिन सभी हेल्थ वर्कर्स को चिन्हित किया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। वहीं आजमगढ़ में भी आज 15 वैक्सीनेशन केंद्रों पर 2800 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। कुछ सेंटर्स पर अलग अलग बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन का काम किया गया। हर बूथ पर न्यूनतम 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिए जाने की व्यवस्था की गई। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन के पहले चरण के दूसरे दिन 31 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, जिसमें 4000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। गाजियाबाद के नेहरू नगर यशोदा अस्पताल में केंद्र बनाया गया। यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दी गई। वहीं फिरोजाबाद में कुल मिलाकर 10 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, जिस पर वैक्सीनेशन के लिए 30 टीमों को लगाया गया। पहले चरण के दूसरे दिन फिरोजाबाद में 2140 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही सीएम सिटी गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल समेत कुल 41 केंद्र बनाए गए। गोरखपुर के हर केंद्र पर 100 और 41 केंद्रों पर 4100 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। कुल 25,110 लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाने की शासन ने निर्देश दिया है कि आधी तादाद में लोगों को जनवरी महीने में ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। 16 जनवरी को 310 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस महीने आज यानी 22 जनवरी, इसके बाद 28 और 29 जनवरी को टीकाकरण की तारीख तय की गई है, जिसमें हर दिन 4100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, औरैया समेत पूरे यूपी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जहां हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई और कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।